बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए मेडाइवल हिस्ट्री घटना चक्र न्यू बुक 2026 से हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ 2026 के लिए यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम 2026 के लिए देखिए नया वाला जो घटना चक्र का बुक आया हुआ है उससे हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में 1992 से लेकर के अभी 2026 तक में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 से संबंधित अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए नया वाला घटना चक्र बुक 2026 से मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 1992 से लेकर के 2026 तक में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और देखिए चैप्टर वाइज हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस बुक में चैप्टर वाइज दिया गया है। सबसे पहले देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। चलिए सब लोग आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और देखिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि ये प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा गया है। सब लोग प्रश्न पढ़िएगा कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता या अक्ता, प्रथम इक्ता, इस तरह से भी कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा, प्रथम इक्ता या अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, 1192 से 1206 ईस्वी तक, 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस अवधि में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों के द्वारा कब पराजित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। ठीक है ना, मूलराज द्वितीय, ध्यान रखिएगा। और उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका जो थी उनकी विधवा माता नायका देवी थी, जिन्होंने गोरी के विरुद्ध चालुक्य सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बीपीएससी सीडीपीओ में प्रश्न पूछा गया है 2018 में। चलिए अब आ गया अगला चैप्टर हमारा दिल्ली सल्तनत, और उसमें हम लोग गुलाम वंश को डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। बताइए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी
फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काजी ने उचित ढंग से इसकी देखभाल किया था और सभी शिक्षाओं में इसे पूर्ण कराया था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है ना। और बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया था। ठीक है ना। और अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का विश्वास जीत लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद से जो है पदोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। उसके बाद देखिएगा कि वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक बन जाता है। वह लाहौर से ही शासन करता है। ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर लाहौर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि वह लाहौर से ही शासन करता था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और लाहौर से दिल्ली जो राजधानी लाया था, यह किसने लाया था? तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने लाया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और देखिए मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री इसी प्रकार से कवर कराया हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास भी मैंने आपको कवर करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। अगला जो आपको वीडियो मिलने वाला है वो साइंस का मिलेगा। चलिए, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो है आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है 1229 में बगदाद के खलीफा जो थे, उन्होंने इल्तुतमिश को खिलत प्रदान किया था। किसने? बगदाद के खलीफा ने जो है इल्तुतमिश को खिलत प्रदान किया था 1229 ईस्वी में। अब जो है सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स ये मलिक जानी को किया था। किसने किया था? मलिक जानी को। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियों में एक जगह है तेलियागढ़ी, तेलियागढ़ी यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, याद रखिएगा तेलियागढ़ी। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट भी कर दे रहा हूँ। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज, नाम याद रखिएगा, हिसामुद्दीन एवाज या एवज भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलता है, हिसामुद्दीन एवाज। ठीक है ना, हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध किया था। ठीक है ना। और देखिए मिन्हाज जो थे उनका अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो जाती है और इल्तुतमिश ने एवज के स्थान पर यानी कि हिसामुद्दीन एवज के स्थान पर जो है मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलिक जानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल के भी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है ये जियाउद्दीन बर्नी का है, जियाउद्दीन बर्नी का है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीपीएससी ने सही आंसर इसी को माना हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बलबन था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। और इसका अनुसार सुल्तान, किसका अनुसार, बलबन का अनुसार, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत खुदाई, ये भी पूछा जाता है, नियाबत खुदाई बलबन से संबंधित है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बलबन हो जाएगा। गुलाम वंश का शासक है बलबन। चलिए
देखिएगा कि जिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। जिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जो शब्द है जिल्लाह, इसका प्रयोग सबसे पहले बलबन ने किया था। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जिल्लाह या जिल्ले इलाही भी कहीं कहीं पूछा जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसका ईश्वर का प्रतिबिंब होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये आपका बलबन हो जाएगा। देखिए ये अभी 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति जो है यही बलबन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो फ्रेंड्स ये बलबन के शासनकाल के। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो बलबन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया है 2022 में ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुगरिल खान को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया था। ठीक है ना, और उसने सुल्तान गियासुद्दीन को उपाधि धारण किया था, ये जो आपका तुगरिल खान है। ठीक है, और उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, खुतबा भी पढ़वाया। बलबन तुगरिल खान के साथ जो है एक विद्रोह होता है। बलबन तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए जो है अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे थे। और जो बलबन है क्रोधित होकर अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खान अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा होता है और अंततः तुगरिल खान पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी जाती है और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इख्तियार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत किया था। बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये किया था बलबन ने। ठीक है ना, बलबन ने जो है नौरोज़ को मनाने की प्रथा आरंभ किया था। नौरोज़ ईरानी नववर्ष है, जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था, जो कि फारसी परंपरा का अनुकरण करता है। ठीक है ना, सिजदा पूछा जाता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा ये किसने शुरू किया था। पैबोस, तो फ्रेंड्स ये बलबन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आ गया खिलजी वंश। चलिए पहला प्रश्न कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जियाउद्दीन खिलजी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं। बताइए ये शब्द किसने लिखे हैं। तो फ्रेंड्स ये शब्द है A.L. श्रीवास्तव का। ठीक है ना, A.L. श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये CDPO में प्रश्न पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है ना, जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। बताइए। तो ये जफर खां था। अलाउद्दीन का प्रथम सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है ना, जो अपने समय का एक श्रेष्ठ और साहसी सेनापति हुआ करता था जफर खान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है। रानी पद्मिनी का पति का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो राणा रतन सिंह, आपने मूवी में भी देखा होगा राणा रतन सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी के मलिक मोहम्मद जायसी का जो पुस्तक है, काव्य पुस्तक पद्मावत, उसी पर आधारित है। ठीक है ना, और उस पुस्तक के अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो राणा रतन सिंह, अभी मैंने बताया था रानी पद्मिनी के ये पति हैं राणा रतन सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक थे रामचंद्र देव, ठीक है ना, रामचंद्र देव, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र देव। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया, उसके बाद जो है क्रोधित होकर के अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी भेजा था और इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन लिया जिन्हें वह मिल्क इदरार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मिल्क इदरार, ठीक है ना, मिल्क इदरार, इनाम तथा बफ आदि के रूप में मिली थी। उन लोगों से ये ज़मीन छीन लिया, ठीक है ना, और इसीलिए जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर उसके समय में विकसित हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये यही अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की जगह है द्वार समुद्र, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। तो द्वार समुद्र की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर को नियुक्त किया था, ठीक है ना, मलिक काफूर को नियुक्त किया था। होयसल राजवंश जो था, होयसल, इसी की राजधानी जो है, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था किससे? जलालुद्दीन खिलजी से, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? ये 70वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और बहुत लोगों ने जो है इसका आंसर मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर नुसरत खान हो जाएगा। नुसरत खान ने जो है इसको खरीदा था, नुसरत खान से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मलिक काफूर को नुसरत खान ने उसके मालिक से छीन लिया, क्योंकि मलिक काफूर के मालिक ने उससे 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसीलिए इसको जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध, तो देखिए अगर विकल्प की बात करते हैं तो किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। दरअसल इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, परंतु बंगाल के जो सुल्तान था गियासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने जो है एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध कर दिया। दोनों को जो है खलीफा ने जो है मान्यता प्राप्त किया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है ना सुल्तान गियासुद्दीन पर आक्रमण कर दिया और इस तरह से खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, तो सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था तथा खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण किया था। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बनता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला आ गया आपका तुगलक वंश। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बताइए। तो सबसे अधिक समय तक इसमें से बहलोल लोदी ने किया था, ये लोदी वंश का संस्थापक भी है बहलोल लोदी, ठीक है। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था तो फ्रेंड्स ये फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है ना, जिसने जो है सामान्य लोगों की, जो आम पब्लिक थी, उसकी भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोल करके तथा प्रत्येक लोगों की गुण योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद जो है यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को जो है नौकरी दे करके जो बेकारी की समस्या थी उसको हल करने का प्रयास किया था। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम भी इसी के समय थे, ठीक है ना, फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक ने जो है दीवाने बंदगान नामक एक विभाग का गठन किया था, ठीक है ना, जो दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखता था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने फिरोज तुगलक जो था ना, ये दासों का बहुत बड़ा शौक था, इसको दास रखने का शौक था। और उसके समय दासों की संख्या 1 लाख से 1,80,000 तक पहुंच गई थी, ऐसा माना जाता है। और उसकी देखभाल के लिए जैसे मैंने बताया था एक अलग विभाग बताया था, इन्होंने बनाया था, दीवाने बंदगानी इसने बनाया था, ठीक है। फिरोज तुगलक हो जाएगा। पूछा भी जाता है दीवाने बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने। चलिए उसके बाद देखिए फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा जो था ना, एक तरह का जो है अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज तुगलक था, ठीक है ना। और उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना किया था, ठीक है ना, जिसमें कुशल हकीम यानी कि वैद्य वगैरह रखे जाते थे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता, तो ये फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक जो है बागवानी में अपनी रुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाया था और उसने बागों के फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी उपाय किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली की किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाया था। जो है इसने जो है नहरों के एक बड़ा जाल बिछाया जिससे कि सिंचाई सुविधा बढ़ी और उसने 5 बड़ी नहरों का भी फिर निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक जो है उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाने का वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। इसका नाम है जो कर लगा था हक ए सर्ब, हक ए सर्ब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स ये सैयद वंश का, तैमूर जो है आक्रमण करता है 1398 में, ठीक है। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था और उसने दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमज़ोर कर दिया और उनके पतन के जो है दर जो है वो तेज़ी से हो गया। उसके बाद जो है 1412 में नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है और 1413 में जो है सरदारों ने जो है दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया और खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला आ गया लोधी वंश। निम्नलिखित में से देखिए कि सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, बताइए। तो सिंपल सा बात है सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया विजयनगर साम्राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा किस शासक के शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है ना। और उस समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर थी, ठीक है ना, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हरिहर बुक्का हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनियों से गोवा छीना था हरिहर द्वितीय ने। किसने? हरिहर द्वितीय ने छीना था, ठीक है ना, हरिहर द्वितीय, ध्यान रखिएगा हरिहर द्वितीय ने जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा की युद्ध जो है ये सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। वित्तीय व्यवस्था की, तो ये भू राजस्व था, भू राजस्व था, ठीक है ना, भू राजस्व, ध्यान रखिएगा भू राजस्व था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो राजधानी मैंने बताया ना कि हम्पी, तो यहाँ पर हम्पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में ये पड़ता है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में पड़ता है ये। और प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है, विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर है, पूछा भी जाता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो था ये भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है ना, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक, जो कि फारसी यात्री था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना किया था। तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि किस वंश से संबंधित हैं, तो तुलुब वंश से। और इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक जो है प्रतापी शासक इनको माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागलाम्बा के नाम पर जो है नागलाम्बपुरम की, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, उसकी स्थापना किया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। तो ये कृष्णदेव राय हो जाएंगे। चलिए सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, 1565 में हुआ था। और यही युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण भी माना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आ गया हमारा चैप्टर दिल्ली सल्तनत प्रशासन। देखिए दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। तो दीवाने अर्ज जो था ये संबंधित है आपके रक्षा विभाग से, और इस विभाग का प्रमुख आरिज़े मुबालिक हुआ करता था। आरिज़े मुबालिक, आर इज ए मुमालिक, ठीक है ना, मुमालिक, ध्यान रखिएगा। दीवाने अर्ज ये क्या है, तो ये रक्षा विभाग है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, दीवाने अर्ज, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। और यह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। चलिए अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, कमेंट करके बताइए, तो मैं जानना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ये देखिए प्रश्न 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर बताइए। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर जो है, इसमें से आपका खराज है, उसके बाद आपका उस्र है और मुक्तई है, ठीक है ना, खम्स नहीं है। खम्स जो होता था ये लूट के धन पर एक तरह का लगाया जाता था ये, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित क्या है, तो जवाबित जो है ये राज्य के कानून से संबंधित है, ठीक है, सल्तनत कालित जो प्रशासनिक शब्दावली है जवाबित, उसी का संबंध कानून से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। तो ये गांव के सरपंच के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगणी और जीतल किन धातुओं के थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल या टंका, ठीक है ना, जीतल या टंका, ठीक है ना। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला जो तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक माना जाता है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। सस्कनी भी चांदी का ही बना होता था, ठीक है ना। तो चांदी से आपका बना हुआ है कौन सा, टंका और ससगनी। ससगनी और टंका ये चांदी के हैं, और जीतल जो है ये आपका तांबे का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है ना, कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुव्वत इस्लाम कहाँ पर है,
तो कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में है, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और धाइडीन का झोपड़ा जो कि पड़ता है आपका अजमेर में, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो अभी मैंने बताया था पूरा किया था किसने, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और साथ ही साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर भी आ गया, दिल्ली सल्तनत साहित्य। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासिरी को लिखा है मिनहाजुद्दीन सिराज ने, या मिनहाज उस सिराज, या मिनहाजुद्दीन भी लिखा मिल जाता है कहीं, मिनहाज उस सिराज ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, तबकात ए नासिरी का लेखक। उसके बाद देखिए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो मोरक्को का ये यात्री था इब्न बतूता, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 12 मासा की रचना किसने किया है? तो देखिए 12 मासा की रचना किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिन्होंने पद्मावत भी लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? तो ये क्या था? दरिया साहब ने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दरिया साहब ने। तो यहाँ पर दरिया साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो शम्स सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा। तारीख फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक और जियाउद्दीन बर्नी, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों के द्वारा लिखी गई है। 2 अलग अलग फारसी ग्रंथ है। ठीक है, बस शीर्षक समान है। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बीपीएससी के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज़ का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान ऐसा हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, 7वीं से 8वीं। और उपलब्ध प्रमाण के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज़ पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे। 12वीं-13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज़ का प्रयोग स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलता है। बिहार लोकसभा आयोग ने जो है आपका जो फाइनल आंसर किया है उसमें सही आंसर ऑप्शन ए को माना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राजवंश। अब देखिए आ गया ये बहमनी। ठीक है ना, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो अलाउद्दीन हसन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है ना, भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया ने प्रारंभ किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, बताइए, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे कि उनके भक्त समझ सके। ठीक है, तो उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उन्हें भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये लोकप्रिय बनाया था खास करके उत्तर भारत में। ठीक है ना, उत्तर भारत में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से भी संबंधित बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका फिरदौसिया है। ठीक है ना, फिरदौसिया। और भारत में इस सिलसिले से संबंधित जो प्रमुख सूफी संत हैं जैसे कि शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी थे, और शेख मनेरी जो हैं बिहार के इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक भी रहे थे।
अब देखिए आ गया मुगल वंश। बाबर के बारे में प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद होगा 1526 में जो है मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और उसके बाद भारत में इसने मुगल सत्ता को स्थापित किया था। उसकी सैन्य कुशलता थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया कि भारत में बाबर के आगमन का कारण, और यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें आपका सही दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उपमहाद्वीप में बारूद का जो है बाबर के आगमन के कारण हुआ था, बारूद का आगमन नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा भी आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। ये दोनों स्टेटमेंट आपका जो है सही दिया गया है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखिए अगला आ गया हुमायूं और शेरशाह। देखिए इनमें से जो है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये शेर खां ने है। ठीक है ना, बंगाल अभियान के समय शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250, यहाँ पर देखिए 200, 250, 500 की इकाइयों में जो है विभाजित किया था। तो देखिए इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 250, ठीक है ना, 200 इन सब इकाइयों में विभाजित किया था। और संभवतः ऐसा भी माना जाता है कि शेरशाह के समय में भी इस तरह के सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। इसीलिए जो है बिहार लोकसभा आयोग ने, बीपीएससी ने जो इसका आंसर 1 से अधिक माना हुआ है, इसने जो है इस्लाम शाह को भी माना हुआ है और शेरशाह को भी माना हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1532 ईस्वी में किया था और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खां ने यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बाद इसका अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण भी किया था। तो यहाँ पर 1532 होगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है ना, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ठीक है, और इस जो मकबरा था इसका नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने जो है तैयार किया था और मुख्यतः यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किए गए हैं। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देवरा का युद्ध, ठीक है ना, देवरा का युद्ध ध्यान रखिएगा, देवरा का युद्ध। उसके बाद आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 1532 में जो है गोमती नदी के तट पर देवरा है। ठीक है ना, वहाँ पर 1539 में चौसा का युद्ध। फिर आपका हो जाएगा 1500, उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध 1540 में, जिसको बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है ना। ये वाला क्रम आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और सरहिंद का युद्ध आपको 1555। तो ये वाला क्रम आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है ना पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो हजरत आला शेरशाह सूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1539 में जो है पहले इसने हजरत आला की उपाधि धारण किया था, फिर 1539 में चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए शेरशाह का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो सासाराम में है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद देखिए जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली राजस्व निर्धारण करने की एक तरह की महत्वपूर्ण प्रणाली थी, शेरशाह सूरी की थी। ठीक है ना, जब्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चल करके आईने दहसाला का आधार बना था। आईने दहसाला जो अकबर के समय में प्रचलित था, उसी का आधार बना था ये जब्ती। आगे चल करके शेरशाह ने जो है
इसकी शुरुआत किया था। देखिए, किसी भी सरकार में नहीं और अंग्रेज़ों में भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने कहा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये एच.जी. किन ने कहा है। ठीक है, एच.जी. किन ने शेर शाह के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। ठीक है, तो ये एच.जी. किन हो जाएंगे। सीडीपीओ में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच कहाँ युद्ध लड़ा गया था। तो ये युद्ध चौसा का युद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चौसा का युद्ध है, तो यहाँ पर चौसा हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और फरीद उल दीन शेर शाह की उपाधि धारण किया था। चलिए, अब अकबर के बारे में प्रश्न है कि भारत के एकीकरण के बाद, ठीक है, वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है। तो ऑब्वियसली हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अकबर ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान थे महाराणा प्रताप के सेनापति और अकबर का सेनापति मानसिंह और आसफ खां, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तो आपने पढ़ा होगा जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये सब अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है ना, तो अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1562 में उसने दास प्रथा को, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को, 1564 में जजिया कर को, ये सब अकबर ने समाप्त किया था। देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो ये 1576 में। ठीक है ना, 1576 में मिलाया था। 1576 में जो है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा। 1582 में तौहीद ए इलाही, इसको कभी कभी इस तरह से भी पूछ देगा, तौहीद ए इलाही या दीन इलाही, दोनों ध्यान रखिएगा। 1582 में अकबर ने स्थापना किया था इसकी। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो सर थॉमस रो आया था किसके समय में, जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में आया था। ठीक है ना, और जहांगीर ने जो है, आपको याद होगा हॉकिंस के बारे में, हॉकिंस भी आया था। ठीक है ना, हॉकिंस भी आया था और थॉमस रो भी आया था, दोनों याद आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने दिया था। चलिए, तो यहाँ पर जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अभी मैंने बताया था इंग्लिश खां, हॉकिंस को। देखिए, इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था, बताइए। तो देखिए, इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है ना, नूरजहाँ ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। नूरजहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नूरजहाँ। और इसी में पितरादुरा जो है शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो नूरजहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए पितरादुरा आ गया। प्राचीनकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी करना है। ठीक है, और इत्माद-उद-दौले के मकबरे में जो है पितरादुरा नामक जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम जो है किया गया था। और इसका निर्माण जो है नूरजहाँ, जो जहांगीर की पत्नी थी, उसी ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले, जामा मस्जिद, इन सब का निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है ना, शाहजहाँ ने करवाया था। तो यहाँ पर शाहजहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। शाहजहाँ के शासनकाल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये किसने कहा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने।
ठीक है ना, EL श्रीवास्तव ने, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था। तो निश्चित रूप से ये कंधार था, ठीक है ना, कंधार था। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुग़लों के बीच संघर्ष का जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुग़ल शासक तथा ईरान के शाह के लिए राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक, इन सब के साथ साथ भावनात्मक और प्रतिष्ठात्मक भी विषय बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया औरंगजेब, इसके बारे में जानेंगे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम, ठीक है ना, दारुल इस्लाम, ध्यान रखिएगा, दारुल इस्लाम। और दारुल इस्लाम क्लियर, दारुल इस्लाम और एक दारुल हर्ब है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध, तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्यकाल में जो है बटाई का क्या अर्थ है। बटाई शब्द है, इसका अर्थ क्या है, तो ये लगान निर्धारित करने का एक तरीका था, ठीक है ना, बटाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लगान निर्धारण का एक तरीका। उसके बाद देखिए दो अस्पा और सी अस्पा एक प्रथा थी, इसकी शुरुआत किसने किया था। ये प्रश्न आज भी पूछा जाता है, भले ही आपको ये देख सकते हैं 1994 में पूछा गया है, बट आज भी पूछा जाता है। ये शुरू किया था जहांगीर ने, दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सी अस्पा जो है, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, बताइए। तो ये एक लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था, मुहतसिब, ठीक है ना, जो लोगों के आचरण का निरीक्षण करता था, प्रजा के आचरण का निरीक्षण करता था, उनको उच्च बनाए रखने का इसका कार्य था। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लोक आचरण अधिकारी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। तो मदद मास विद्वानों को दी जाने वाली एक तरह का राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, मदद मास इसको कहा जाता था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सामान्य प्रशासन में मुख्य काजी क्या था। तो निश्चित रूप से ये न्यायाधीश काजी हुआ करता था। तो मुख्य काजी, काजी उल कुजात, यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का ये प्रमुख हुआ करता था, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा क्यों लागू की गई थी, बताइए। तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, उसका वेतन और उसका सैनिक उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आ गया कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। चित्रकारी के लिए बताइए। तो अकबर ने बनवाया था, बीपीएससी ने इसका आंसर अकबर माना हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। देखिए दस्ताने अमीर हमजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब्दुल समद भी है और मीर सैयद अली, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और सी भी सही हो जाएगा, दस्ताने अमीर हमजा। इसका चित्रांकन जो है अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दस्ताने हमीर अंजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर रिपीट हुआ है। चलिए यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपियन पेंटिंग का प्रयास किसके दरबार में हुआ, बताइए। तो ये अकबर के समय में हुआ था, ठीक है ना, अकबर के समय में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किस मुगल सम्राट के थे दसवंत और बसावन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये अकबर के समय के, ठीक है ना, अकबर के समय के। उसके बाद देखिएगा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी। तो ये जहांगीर के समय में जो है मुगल चित्रकला शीर्ष पर थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा, बताइए। तो ये आपका साहित्य लहरी नहीं लिखी गई है। गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, जबकि साहित्य लहरी की रचना
सूरदास ने किया हुआ है, इसकी रचना सूरदास ने किया हुआ है। उसके बाद देखिए हुमायूंनामा की रचना किसने किया है, तो आप भी जानते हैं गुलबदन बेगम की है। उसके बाद देखिए तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था बताइए, तो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया है। ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद, ध्यान रखिएगा। तबकात अकबरी और एक आईने अकबरी है, तो यहाँ पर देखिए आईने अकबरी जो है अबुल फजल की है। ठीक है, अबुल फजल की है आईने अकबरी, अकबर के जो नवरत्न थे अबुल फजल, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और यह अकबरनामा के 3 भागों में तीसरा भाग है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तुजुके बाबरी या बाबरनामा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बाबर ने अपनी मातृभाषा चगदई तुर्की में लिखा था और फारसी में इसका अनुवाद अकबर के शासनकाल में जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर तुर्की हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ सूची दिया गया है और आपको मिलान करना है, और यहाँ पर देखिए पिता और एक तरफ पुत्र दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है और यहाँ राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिए 71वीं बीपीएससी में जो है अभी 2025 में ही ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा बाबर का क्या हो जाएगा, तो बाबर का हो जाएगा कामरान, है ना। उसके बाद देखिए अकबर का, यहाँ पर पिता है ये और इनका पुत्र का मिलान करना है। अकबर का कौन सा हो जाएगा, अकबर का हो जाएगा सलीम। शाहजहाँ का क्या हो जाएगा, शाहजहाँ का हो जाएगा मुराद, और जहांगीर का हो जाएगा खुसरो। ठीक है, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। ठीक है, मिला लीजिए, देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, एक तरफ इमारत है, दूसरी तरफ जो है बनाने वाले का नाम दिया गया है, इसको मिलाना है हमको। चलिए काबुली बाग मस्जिद, तो ये आपका बाबर ने बनवाया था, बाबर। 2.5 दिन का झोपड़ा, आपको भी पता है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का है। इलाहाबाद का किला, तो इलाहाबाद का किला अकबर। ठीक है, और इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ, पितरादुरा मैंने बताया था ना। चलिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ध्यानपूर्वक देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये टीपू और मराठा के बीच थोड़ी लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध बताइए। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। पहला तो आपको याद ही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, दूसरा हो गया आपका हेमू और अकबर के मध्य, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो ये सही नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान जो है बाबुल का मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता है, तो ये सूरत बंदरगाह है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सूरत बंदरगाह। चलिए उसके बाद देखिए यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच की, और विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद में जो स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, ठीक है ना, इसका निर्माण लगभग 40 वर्ष लगे थे इसके निर्माण में, और 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक इसमें काम किया था। चलिए अब सिख संप्रदाय आ गए। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था, तो पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है ना, 1666 में सिखों के अंतिम और ये 10वें गुरु थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जो पटना साहिब है, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर पटना साहिब भी लिख दिया है और पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये पटना में ही है ना, बिहार में। चलिए उसके बाद देखिएगा मराठा राज्य और संघ, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, ये प्रश्न है। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, 1674 में, और छत्रपति को उपाधि धारण किया था, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था,
और उस समय के महान विद्वान जो थे बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने जो है उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। ठीक है, चलिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान शिवाजी का था, है ना, तो शिवाजी महाराज का था। और एक अष्टदिग्गज है, अष्टदिग्गज, ये कृष्णदेव राय के समय में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान करना, अधिकारी और उनका विभाग दिया गया है और यहाँ पर आपको मिलान करके राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए बताइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले मिला लीजिए। देखिए सचिव जो था ना, सचिव, तो सचिव आपका इसमें से हो जाएगा कौन सा? पत्राचार प्रभारी। पेशवा, पेशवा प्रधानमंत्री था। सुमंत, सुमन जो था ये आपका विदेश मंत्री कहलाता था। अष्टप्रधान में विदेश मंत्री सुमंत हुआ करता था और अमात्य जो था ये वित्त मंत्री था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिए अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी किसकी? तो शिवाजी की, मराठा प्रशासन में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? बताइए। सरंजामी प्रथा मराठा समय में ये है, सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भू राजस्व और ये मराठा भू राजस्व प्रथा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य का विघटन। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, बैठने वाला पहला शासक शाहजहां था और अंतिम शासक जो था ये मोहम्मद शाह रंगीला था। इसी के समय 1739 में जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और 1739 में जो है इसने ईरान का जो नादिर शाह था आक्रमण करके अपने साथ तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है उसको लेकर के और कोहिनूर को लेकर के ईरान चला गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किसको? तो शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय, वो अस्तियों का नाम अली गौहर था, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसी को जो है गाजीउद्दीन जो वजीर था इसने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बताइए। देखिए बीपीएससी ने जो है इस क्वेश्चन को कैंसिल किया हुआ है, जब भी का प्रश्न है ये 64वीं बीपीएससी का, इसलिए कैंसिल किया हुआ है कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं कहा जाता है बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है। फारसी भाषा में कहावत है कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तप आलम। ठीक है ना, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले तक, पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने, बीपीएससी ने इसको जो है इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था। ठीक है ना, हटा दिया था, तो इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पूरा जो है मेडाइवल हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए